अच्छा जी। अब ये प्राइस सिस्टम एंड द माइक्रो इकोनॉमी हमारे पास आ गया चैप्टर। तो अब इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो डिमांड सप्लाई का है। तो उसमें पहले आगे अफेक्टिव डिमांड। ये क्या चीज है? अफेक्टिव डिमांड में दो चीजों का होना जरूरी है। कौन कौन सी? एक है विलिंगनेस, और दूसरी क्या है? एबिलिटी। अगर ये दो चीजें नहीं हैं तो शायद आप उसको डिमांड तो बोल लें, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होगी। और जब आगे हम जब भी डिमांड की बात करेंगे तो वो इफेक्टिव ही होगी, उसी की बात करेंगे हम। तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं, क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर तो चीज बिक ही नहीं रही ना आपकी। अ, अच्छा। और अगर एक बंदा विलिंग ही नहीं है तो आप कन्विंस कैसे करेंगे उसको खरीदने में? वो खरीदने नहीं चाह रहा। अच्छा, अब डिमांड जो है वो हम देखते हैं कि किस तरह का डिमांड कब होता है। आपको पता है अच्छे से वैसे तो ये। यहाँ देख लेते हैं किस तरह है जी डिमांड का हमारे पास ये। आपके पास डिमांड कर्व है, ये नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। और आप यहाँ पर प्राइस रखते हैं और यहाँ पर आप क्वांटिटी डिमांडेड रखते हैं जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। और ये दिखा रहा होता है कि प्राइस अगर इतनी है तो डिमांड आपकी इतनी है। प्राइस अगर आपकी कम हो जाएगी तो डिमांड आपकी ज्यादा हो जाएगी। और इसी का उल्टा भी हो सकता है कि अगर प्राइस आपकी ज्यादा हो जाए तो फिर डिमांड आपकी कम हो जाएगी। तो इसमें समझने वाली चीज क्या है? एक तो ये पहले के दोनों में प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता क्यों है? ऐसे ही हो सकता है अगर प्राइस में कम भी हो जाए लेकिन फिर भी कभी डिमांड ज्यादा ना हो। प्राइस कम भी हो जाए फिर भी डिमांड ज्यादा ना हो, ये हो सकता है बिल्कुल। लेकिन ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये अभी इलास्टिसिटी के टॉपिक में आएगा कि एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड कंप्लीटली इन इलास्टिक है, यानी कि प्राइस बढ़े या कम हो उस पर फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने वो उतनी ही लेनी है जितनी की आपको जरूरत है। वो नॉर्मली नेसेसिटीज के केस में आ सकता है। तो लेकिन बार अब ये भी चूंकि हमने पढ़ा ही नहीं। अच्छा, ये जो रिलेशन हमें नजर आ रहा है ये नेगेटिव रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है? और क्यों है कि प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर के लिए अब उसको बाय करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर ने एक ही चीज तो खरीदनी नहीं होती। तो परचेजिंग पावर कंज्यूमर की कम हो गई है, जिसकी वजह से वो अवॉइड कर रहा है उस चीज को ज्यादा लेना, ताकि दूसरी चीजें भी खरीद सके। अच्छा, अब इसमें आपने देखना ये कि ये दो पॉइंट मैंने यहाँ ले रहा हूँ। तो अगर आप इधर को मूव कर रहे हैं, इस मूवमेंट को, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। मैं लिख देता हूँ, लेकिन इसका एक और भी नाम है जो कि एमसीक्यूज में भी आ जाता है। क्या? इसको एक्सटेंशन भी बोलते हैं। यानी कि डिमांड बढ़ रही है लेकिन एक्सटेंशन सिर्फ प्राइस के कम होने से होती है, यानी कि प्राइस के चेंज होने से होती है, वरना नहीं होती। और इसका एक और नाम भी है, और उसको बोलते हैं मूवमेंट डाउन द डिमांड। अब इससे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में आया भी हुआ है कि सर डाउन मतलब डिमांड कम हो रही है, जबकि जब आप डिमांड कम में डाउन जाते हैं तो डिमांड तो बढ़ रही है, क्योंकि राइट वर्ड जो मूवमेंट होती है डिमांड में वो डिमांड को बढ़ाती है। तो वो डाउन का वर्ड सुन के बच्चे बाद का समझते हैं कि यह कम होने की बात होती फर्क नहीं पड़ा। है। हाँ, तो डाउन द डिमांड कर्व की बात है, डिमांड में डाउन द कर्व जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आप बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा। इसको भी मूवमेंट अलोंग द कर्व बोलते हैं, लेकिन इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। और ये भी प्राइस की वजह से ही होती है। और इसके लिए वर्ड आप क्या इस्तेमाल करते हैं? अब मूवमेंट अप द कर्व का वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे, अप द कर्व। अच्छा, एक और भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों के लिए। मूवमेंट डाउन द कर्व की जगह पे आप कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द राइट। अगर मूवमेंट अलोंग द कर्व टू राइट है तो वो एक्सटेंशन है, और अगर मूवमेंट अलोंग द कर्व टू लेफ्ट है तो वो आपकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। अच्छा, ये तो आपको समझ है इसको आसानी से, और टेबल से भी आप समझ सकते हैं इसको अच्छे से, प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा, अब डिमांड जो है ये तो प्राइस फैक्टर आ गया। लॉ ऑफ डिमांड हम स्टेट भी करते हैं। क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है ना कि अगर प्राइस, किसी चीज की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाए या बढ़े, उसकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर उसकी प्राइस कम हो तो डिमांड ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। हाँ, लेकिन जब भी आप कोई लॉ स्टेट करते हैं तो आप ये टर्म इस्तेमाल करें, और ये हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। तो हमें इसको देखना कि कुछ चीजों को जो प्रैक्टिकल लाइफ में तो चेंज होती हैं, लेकिन लॉ को प्रूफ करने के लिए कि जो आप कह रहे हैं रिलेशनशिप वो स्टैब्लिश हो रहा है, आप कुछ चीजों को ज्यूम करते हैं ये कांस्टेंट है, ये अनचेंज्ड है। इसलिए इसका नाम क्या होता है सेटल वेरिएबल्स का? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, या अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग बीइंग अनचेंज, जो मर्जी बोल लें आप। अच्छा, अब इसमें उनको क्या बोलते हैं जो सेटल वेरिएबल्स जिनको आप कह रहे हैं, जो चेंज नहीं होती, जो फैक्टर्स अनचेंज रहते हैं, इनको बोला जाता है नॉन प्राइस फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स अदर देन प्राइस, इनको कांस्टेंट रखते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड में तो उन फैक्टर्स का जिक्र ही नहीं करना जो हमने अभी तक पढ़ा है, लेकिन ये भी चेंज तो करते हैं डिमांड को, तो आपको उसको भी देखना पड़ेगा। और वो क्या है जी आपके पास, अगर हम गौर करें। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं देखते हैं पहले। अच्छा, ये इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, ये हम वही बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर। डिमांड को डिटर्मिन करने का मतलब वो फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जो उसको चेंज कर सकते हैं। किधर गया? अच्छा, तो अब उसमें आपके पास जैसे हम कहते हैं जी इनकम, तो इनकम से क्या होगा इकोनॉमिक्स में? इनकम को वाई से शो किया जाता है। तो अब इसका मतलब है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, ऐसे ही होता है ना। और अगर इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। कोई याद क्या है मतलब टर्म और टैक्स वगैरह याद एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट तरीका तो भाई कोई नहीं है, वो तो आपको फिर ऐसे ही है। थोड़े और इतने, एक तो ये कि पेपर में बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको अगर लॉजिक पता है तो ठीक है, सही आ रहा है। क्योंकि पेपर के अंदर आपको दो से ज्यादा लिखने भी नहीं होंगे, 8 नंबर का सवाल भी हो या 12 का भी हो, तो आपको दो ही फैक्टर नॉर्मली लिखने होते हैं जो बताना होता है, दो या तीन भी याद करनी है, तो यही एक आसान तरीका है। बाकी बाकियों के लॉजिक समझ लिए, क्योंकि एमसीक्यू में भी आपको आ सकता है, तो पता तो होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये रिलेशनशिप हर वक्त नहीं होता। ये पता किस केस में होता है? ये होता है, आगे भी बढ़ेंगे लेकिन यहाँ भी बता दो, नॉर्मल गुड के केस। नॉर्मल गुड पता है कौन सी होती है? कौन सी? वो चीजें जिनको वो चीजें जिनको, हाँ बात तो आपकी सही है कि नेसेसिटी नहीं होती नॉर्मल गुड। वो चीजें जिनको कंज्यूम करने से आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो खाना खाने से कौन सा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है? वहीं का वहीं रहता है ना। वो तो आपको अच्छी गाड़ी लेंगे, अच्छी घड़ी पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, तो लिविंग स्टैंडर्ड तभी बढ़ेगा। अच्छा, तो कुछ चीजें होती हैं जिनको, अच्छा लेकिन बात का ऐसे भी होता है कुछ चीजों के साथ इनकम का पॉजिटिव रिलेशन नहीं होता, और वो नेगेटिव रिलेशन होता है, कि इनकम बढ़ गई डिमांड कम हो गई, और इनकम कम हो गई तो डिमांड बढ़ गई। ये ओ लेवल में इतना, जैसे कौन सी? लोग ठीक है। जैसे हाँ, वो हो गई, चाइना से मेला लगा है, या आपकी बस, आप गाड़ी या बस है तो आप बस से क्यों जाओगे? अच्छा, तो इसको बोला जाता है इंफीरियर गुड्स। ये मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि आगे इन दोनों का काम आना है, इसीलिए आपको पहले ही पता हो। अब अगर ये इनकम है, एक फैक्टर हमने देख लिया, तो अगर मैं यहाँ पे डिमांड का बनाऊं, ये डिमांड कब है और ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है, इनकम बढ़ गई क्या होगा?
अब ये प्राइस नहीं चेंज हो रही, तो डिमांड बढ़ेगी जरूर, लेकिन डिमांड का राइट पे चला जाएगा डिमांड का, D1 के नाम से। और आप इस प्राइस को जरा एक्सटेंड कर देंगे यहाँ, हुआ क्या कि डिमांड आपकी बढ़ गई है, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आप चले गए हैं, तो इसका मतलब है कि नॉन प्राइस फैक्टर है जो कि डिमांड को चेंज कर रहा है। यानी कि जब भी पेपर में आप एक से ज्यादा डिमांड कर्व देखेंगे, तो समझ जाएं कि ये नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से हो रहा है। वरना प्राइस की वजह से कभी भी एक से ज्यादा डिमांड कर्व नहीं होगा, तो उसमें तो आप उस डिमांड कर्व के ऊपर ही मूव करते हैं, मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये डिमांड कर्व नया चला गया, क्या है ये? जी, शिफ्ट ऑफ द कर्व टू राइट। और जब कोई कर्व राइट पे शिफ्ट कर रहा है, तो डिमांड बढ़ तो रही है, डिमांड ऊपर भी बढ़ रही थी, तो इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलते हैं राइज इन डिमांड। पेपर में आ जाता है। राइज का मतलब है कि ये डिमांड ऐसी बढ़ रही है कि इसमें प्राइस नहीं चेंज कर रही। जब प्राइस चेंज करती है तो एक्सटेंशन होती है, बढ़ दोनों में डिमांड ही रही है। अच्छा, इसका एक और भी नाम है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर MCQs में आया हुआ है। वो क्या है कि मूवमेंट मूवमेंट ऑफ द कर्व टू राइट। अब मूवमेंट से कंफ्यूज नहीं होना, मूवमेंट अलोंग द कर्व नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ऑफ द कर्व। तो पूरा कर्व जा रहा है, आप उस कर्व पे मूव नहीं कर रहे। हाँ, तो इसलिए मूवमेंट देखकर कई बच्चे कहते हैं अच्छा यार ये एक्सटेंशन हो रही है, गलत हो गया। अच्छा, और दूसरी कॉन्ट्रैक्शन है, तो उसमें जारी बात है डिमांड कब आपका नीचे को आ जाएगा। तो आपका ये D2 ले लें, तो आपकी प्राइस वहीं खड़ी है, लेकिन डिमांड नीचे आ गई है। ये QD, जो मर्जी कह लें, C कह लें इसको, ये QD नॉट कह लें, बरं ये डिमांड कम हो गई। तो इसको आप क्या बोलेंगे? शिफ्ट ऑफ द कर्व टू द राइट नहीं आएगा, अब आप लेफ्ट लिख देंगे, बस इतनी सी बात है। और नीचे राइज की जगह पर अब आप फॉल का वर्ड, यानी कि राइज एंड फॉल इन डिमांड नॉन प्राइस फैक्टर से ही होती है। अच्छा, अगर आप इंफीरियर का मैं नहीं बना रहा, लेकिन इंफीरियर में वो उल्टा काम है, बहरहाल अभी और हमने आगे जाना भी नहीं है, इतनी बात करेंगे इंफीरियर की, जब मौके पे आएंगे तब बात करेंगे। अच्छा, इसी तरह आप और कोई फैक्टर ले लें डिमांड का, जैसे हम लेते हैं पॉपुलेशन, आसान है। वही पॉपुलेशन बढ़ गई तो लोगों ने जिंदा तो रहना है, चीजें तो खरीदनी है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। मैं पी से, ये POP, पॉपुलेशन बढ़ गई डिमांड भी बढ़ गई, पॉजिटिव रिलेशन। पॉपुलेशन कम हो गई तो डिमांड भी कम हो गई। तो इसमें भी डायग्राम वही बननी, नॉन प्राइस फैक्टर जितने मर्जी चेंज होते रहे, डिमांड उस तरह ही शो करनी है आपने, राइट पे या लेफ्ट पे जो भी है, राइज एंड फॉल। अच्छा, इसी तरह से पॉपुलेशन से आप आगे आ जाए, पॉपुलेशन से वेदर आ गया। तो वेदर में क्या है? वेदर अगर किसी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड वेदर से रिलेटेड है, आप देख जैसे कि चाह, बिल्कुल सही। कि- स्कूल में ज्यादा डिमांड होती है और बिल्कुल, छतरी है तो वो इसी में आ रही है। इसी तरह आपके गर्म कपड़े हैं, सर्द कपड़े हैं, वो भी इसी में आ रहा है। तो वो वेदर चेंज हो रहा है तो आपकी डिमांड भी फर्क होती जा रही है। इसी तरह कॉफी है तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी वो जब विंटर आएगा, और जो सॉफ्ट ड्रिंक है उनकी डिमांड बढ़ेगी जब समर आ जाएगा। पर ये आपको पता है, इसके बारे में ज्यादा बात करने की मुझे जरूरत नहीं है, इसमें भी वही होगा। आ गया हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। ये आपने पढ़ा तो हुआ है, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। अभी ये स्कूल में तो नहीं पढ़ा होगा, हम फिर आगे जा रहे हैं समय, गुड, अच्छी बात है। सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स नहीं, अभी नहीं। सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं पढ़ा हुआ है। बताएं फिर। कॉम्प्लीमेंट्स या सुनने का है था। सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जो उसका ऑल्टरनेटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो साथ में होते हैं।
पढ़ाया हुआ है कॉफी और टी और टूथपेस्ट और बुक कराया हुआ है मैंने अच्छा, ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स। अच्छा, यह हम बोल सकते हैं एक और चीज, प्रोडक्ट्स satisfying the same need and want, satisfying the same need, चलो मैं नीड लिख देता हूँ। इसका मतलब है सब्स्टिट्यूट्स के लिए प्रोडक्ट का एक जैसा दिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो एक ही बॉन्ड, हाँ, कि आपका झाड़ू है या वैक्यूम क्लीनर है, अब देखने में ना एक जैसे है ना स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट है। कॉफी एंड टी वो भी एक जैसे नहीं है, कॉफी बीन से बनती है, टी पत्तों से बनती है, लेकिन सब्स्टिट्यूट तो है। इवन के टी और कोल्ड ड्रिंक भी आपकी सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं। हम बोलते भी हैं जी चाहे ठंडा या गर्म क्या लेंगे हम। अच्छा, तो ये आपको समझ आया सब्स्टिट्यूट की। अब पहले सब्स्टिट्यूट की बात ही करेंगे। फर्ज किया हमारे पास दो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, एक्स एंड वाई, और ये दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं। एक्स की प्राइस बढ़ जाती है, तो मुझे ये बताएं कि वाई की डिमांड को क्या होगा, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड, क्योंकि अगर इसका कॉम्बिनेशन बनाएं तो एक्स की प्राइस जब ज्यादा होगी तो एक्स की डिमांड कम हो जाएगी, और लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे तो वाई मिलेगा, तो वाई को लेना शुरू करें। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ आपने समझना क्या है, क्योंकि ये बड़ा ए लेवल है तो बड़े ट्रिकी से एमसीक्यू दे देते हैं सीधे सीधा, यहाँ लग आसान रहा है, तो मैं 5 पेपर को जेन में रख रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ कि अगर वो आपको कहते हैं कि इस चीज को, इस चेंज को एक्स के डिमांड कर्व से शो करके दिखाएं, तो कैसे शो होगा? और अगर वो कह देते हैं वाई के डिमांड कर्व से शो करके दिखाएं, तो कैसे शो होगा? क्या दोनों में कोई फर्क होगा, या एक जैसे होंगे, या क्या होगा? मैं डिमांड कर्व यहाँ बना देता हूँ। बाय में जो शिफ्ट आएगा ना, बाय में शिफ्ट आएगा और एक्स में वही चीज होगी, लेकिन उसके ऊपर प्राइस ऊपर है, डिमांड साइड, यानी कि आप अगर एक्स में यहाँ पे मौजूद थे तो ऊपर तो आप ऊपर चले जाएंगे यहाँ, यानी कि एक्स में मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रही है। गुड, तो उसका आपको शिफ्ट आ पता जाएगा। उसमें शिफ्ट आएगा। वो क्यों आएगा? वहां भी तो प्राइस ही चेंज हो रही है। नॉन प्राइस, क्योंकि नॉन नॉन प्राइस किधर है? वो प्राइस फैक्टर ही है। प्राइस, हाँ, उसकी नहीं हो रही, यानी कि प्राइस अगर चेंज हो लेकिन किसी और की हो तो उसको नॉन प्राइस फैक्टर ही बोलते हैं। ठीक हो गया, तो इसमें राइट साइड पे शिफ्ट आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और अगर कॉम्प्लीमेंट पे चले जाएं वो क्या होते हैं? एक साथ ही होगी, जैसे रिमोट और बैटरी और चार्जर। ठीक हो गया, यानी कि गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर। मोस्टली हाँ, ये वैसे करो, या जो कि जॉइंटली या यूज टुगेदर या आर जॉइंटली डिमांडेड। तो उसमें क्या होगा? अभी बताएं कि अगर आपके पास ए और बी दो प्रोडक्ट्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो ए की प्राइस कम हो जाती है, तो बताएं बी की डिमांड को क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्स, हाँ कॉम्प्लीमेंट, वो डिक्रीज हो जाएगी आप कह रहे हैं। और इसका लॉजिक क्या है कि ए की प्राइस कम होने से लोग ए को तो लेना शुरू कर देंगे, जब ए को लेंगे तो बी तो साथ लेनी ही पड़ती है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट है, तो बी की डिमांड ऑटोमेटिकली ज्यादा हो, कम नहीं होगी। समझ नहीं आ रहा? समझ गया सर, वो अगर आप कहें गाड़ियों की कीमतें ज्यादा हो गई तो लोग गाड़ियां नहीं ले रहे, तो पेट्रोल का क्या करना? वो भी नहीं लेंगे ऑटोमेटिकली। तो यहां पर भी बी का डिमांड कब बनाएंगे तो उसमें शिफ्ट आएगा टूवर्ड्स राइट साइड, और अगर ए का डिमांड कब बनाएंगे तो उसमें मूवमेंट अराउंड द कर्व होगी टू द लेफ्ट साइड और कॉन्ट्रैक्शन होगी, यानी कि बी के डिमांड कर्व में राइज इन डिमांड नजर आ रहा होगा और ए में हमें कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड नजर आ रही है। सॉरी, हाँ, कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन इन डिमांड नजर आ रही होगी। इसमें भी राइट साइड पे वो मूवमेंट अराउंड द कर्व नजर आ रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर हम आगे आगे तो आगे पांचवा हमारे पास आ गया इंटरेस्ट। इससे अगर इंटरेस्ट में स्मॉल आई इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंटरेस्ट बढ़ गया तो डिमांड को क्या होता है किसी भी चीज की? इंटरेस्ट बढ़ने से कौन सा इंटरेस्ट, सेविंग वाला या दोनों,
और दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। जब कहते हैं ना इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो दोनों बढ़ते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं होते, लेकिन डायरेक्शन सेम होती है। इंटरेस्ट से आप कह रहे हो जी डिमांड कम हो जाएगी, और इसका लॉजिक क्या है? आपने लोन वाला लिया है। कोई भी दोनों के अंदर, क्योंकि अगर सेविंग पे रखना है फिर अकाउंट के अंदर पैसे रखेंगे डिमांड से कम, और अगर इंटरेस्ट से तो उनको पैसे कम मिलेंगे तो डिस्पोजेबल इनकम उनकी कम हो जाएगी। नहीं, डिस्पोजेबल नहीं, क्योंकि डिस्पोजेबल का ताल्लुक टैक्स से होता है। वो तो लोग लोन लेना ही छोड़ देंगे ना, क्योंकि उसका क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा हुई है, लोगों को लोन लेना महंगा पड़ रहा है, वो नहीं लेंगे। जब नहीं लेंगे तो चीजें भी नहीं ना खरीद रहे। अच्छा, अब सवाल यह है कि सर इंटरेस्ट, अब ये सर इंटरेस्ट रेट से हमने कौन सी जो है ना, अगर लोन लेके हमने रेस्टोरेंट जाना है या लोन लेके आइसक्रीम खानी है, तो डिमांड क्यों कम हो रही है? सवाल। चले, घर की बात समझ आती है, गाड़ी की बात समझ आती है, कोई महंगी चीजों की समझ आती है, तो आम चीजों का क्या ताल्लुक है? आम चीजों में आप लोन नहीं ले रहे, तो हम लोन लेके कहाँ चीजें लेते हैं? ये बताएं, तो घड़ी लोन लेके लेते हैं। अर्ज करें कि आप लेना है इसलिए कि आप बिजनेस अपना रहे हैं, वो चलाना है। देखो, वो ठीक है। हम तो यहाँ डिमांड कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो वो कैसे? वो उसमें आता है दूसरा रीजन। वो क्या है कि आप, एक तो इंटरेस्ट रेट है जो आप पे करते हैं लोन पर, एक वो जो आपको मिलता है सेविंग्स पे, जो आपने बैंक में जमा करवाया हुआ सेविंग अकाउंट, आपको रिटर्न मिल रहा है। तो अगर रिटर्न ज्यादा हो गया, आप कहते हैं छोड़ो यार, रेस्टोरेंट क्या जाना है, आप सेविंग निकालेंगे ही नहीं। तो सेविंग नहीं निकालेंगे तो जो एक्स्ट्रा आपके खर्चे हैं, होटलिंग वगैरह, घूमना फिरना, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उनके पास है वो भी अंदर ये बिल्कुल, जो एक्स्ट्रा पड़ा है वो भी डाल देंगे। नहीं यार, आज इस महीने कोई कहीं नहीं जाना, पैसे अच्छे आ रहे हैं, ये जमा करते हैं, तो ये हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी हो गया। और एक जो और कॉमन चीज है वो है टैक्स। लेकिन यहां पर मैं बात करूंगा कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स, या डायरेक्ट। चले इनकम कर दो। इनकम टैक्स, मैंने सेल्स टैक्स नहीं बोला, उसकी वजह है, बाद में बात करेंगे। तो इससे क्या होगा? टैक्स बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगी। यहाँ आता है वो कि आपकी जो वाई डी होती है ना, डिस्पोजेबल, वो होता है फॉर्मूला वाई माइनस टी। तो टी बढ़ेगा तो वाई डी कम हो जाएगी। तो आपके पास तो वाई डी होती है, वाई तो आपके पास होती नहीं है। वाई डी डिस्पोजेबल टी टैक्स। तो आपकी टैक्स में से जो टैक्स निकालने के बाद जो पैसे आते हैं, वही तो आपके हाथ में होते हैं, बाकी तो आपके होते ही नहीं। तो आपकी डिमांड डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करती है, इनकम पे नहीं करती। बहरहाल ये भी आपको समझ आ गई। अब मैं वापस चलता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब जो एक चीज हमें समझनी है अभी डिमांड में ही, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, सर इसको भी देख लें, क्या फर्क है दोनों के अंदर? पता है फर्क? इंडिविजुअल डिमांड से क्या मुराद है? क्योंकि ये हमने इतना कोई ओ लेवल में भी नहीं पढ़ा हुआ। इंडिविजुअल डिमांड ये क्या है? एक बंदे की डिमांड, बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक टेबल बना लेते हैं ऐसे। अच्छा, नहीं होगी, ये हो रहा आपका लिखने की जगह है। कोई बात नहीं, मैं हम इसको यहाँ नहीं इस्तेमाल करते, अभी जगह नहीं भी है, इसको बता देते हैं, इतनी काफी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्राइस। अच्छा, और दूसरी है मार्केट डिमांड। ये क्या है? मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सब की डिमांड। इसका मतलब है अगर हम सारी इंडिविजुअल डिमांड्स को जमा कर लें, तो हमारे पास मार्केट डिमांड आ जाएगी। और ये सवाल आता है पेपर में, उसी क्विज में आता है। तो मैं इसीलिए उसी का एक टेबल से बना रहा हूँ, जिस तरह के पेपर में आता भी है। मैं ये कहता हूँ कि आप, एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है वो 2 है, 4 है, 6 है, और आपके पास एक कंज्यूमर ए है। ये है कंज्यूमर ए। एक आपके पास है कंज्यूमर बी, और एक है कंज्यूमर सी। तो ये ना पहले 30 यूनिट्स बाय कर रहा था, इसने फिर 25 कर दिए, उसके बाद 20 पे आ गया। दूसरा कंज्यूमर बी था, वो लेट से 25 बाय कर रहा था, उसने 20 पे आ गया, उसके बाद 15 पे चला गया। जाहिर मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड तो कम ही होनी है। और ये जो था ना, वो 20 पे था, वो 15 पे आ गया उसके बाद।
10 पे चला गया। अब अगर आप ये कहते हैं जी इंडिविजुअल डिमांड निकालनी है, तो फिर आपको इंडिविजुअल डिमांड अगर निकालनी है तो पूछेंगे किसकी, फिर आप इंडिविजुअल डिमांड ऑफ कंज्यूमर ए, तो फिर आप इन दो वैल्यूज को कंसिडर करेंगे। ड्रॉ जब करेंगे तो आप इन दो वैल्यूज को लेंगे, यानी कि वाई एक्सिस पे साथ वो ये भी खोल लेते हैं। ये आप क्या बता रहा था, आगे की ओर कंफ्यूज। हाँ ये कि जब आप यहाँ पे अगर इंडिविजुअल डिमांड बनाएंगे तो लिखेंगे कंज्यूमर एक ही है, तो फिर आप यहाँ पर ये जो यहाँ पे प्राइस लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, डिमांड ऑफ कंज्यूमर ए, यही होगा ना फिर। और वैल्यूज जो है वो फिर ये वाली चलेंगी 30 20 25 20, तो बेशक यहाँ ले लें आप, यहाँ आपने ले लिया ये 10 20 30, और प्राइस भी ले ली, कितनी है जी, 246 246। तो इनकी मदद से जो आप बनाएंगे कर्व, टर्म तो ना देते पहले, उसके बाद भी बन सकते हैं। हाँ वो वैल्यू जो लेनी थी इसलिए नहीं बना सकता था। अगर आपने फ्री हैंड बनाना है बगैर वैल्यू तो फिर पहले बना सकते हैं। अगर आपने वैल्यू ले ली फिर तो कोऑर्डिनेट्स मिलाने पड़ेंगे ना आपको, कि अभी 232 पे 30 आ रही है डिमांड, तो ये आपको देखना पड़ेगा ना कि अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 10 है। इसके अंदर पहले हमें वो लाइंस लगानी पड़ी, उसके बाद आप कर देते हो। जारी है, इसमें पहले आपको मिलाओ कोऑर्डिनेट्स कि 2 पे कितनी है जी डिमांड 30, ये 4 पे कितनी हो गई 20, 6 पे कितनी होगी 10। तो अब आप इसको ड्रॉ करो तो ये डिमांड का बनेगा, लेकिन ये डिमांड का फॉर कंज्यूमर है और इंडिविजुअल डिमांड का। अच्छा वापस चलते हैं, वो आपको कहते हैं जी इस तरह बी का भी सी का भी, तो फिर आप बी की वैल्यू देंगे फिर सी की लेंगे। वो कहते हैं मार्केट डिमांड कब निकालें, ड्रॉ करें या मार्केट डिमांड को बताएं। तो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे साइन डालेंगे इज इक्वल टू का, और यहाँ लिख देंगे डिमांड किसकी, एम, एम मतलब मार्केट डिमांड। तो जमा करते जाएं, 30 + 25 + 20 क्या आ रहा है, 45 70, फिर ये कितना आ गया 60, और फिर ये आ गया आपके पास 45। अब आपने मार्केट डिमांड का, ये मार्केट डिमांड आ गई, और मार्केट डिमांड कब बनाना है, तो आप प्राइस को लेंगे और इस इन वैल्यूज को, तो इसको हम ये भी बोलते हैं हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, जो है ना वो आपको मार्केट डिमांड कर्व दिला देगा। ठीक है जी, ये भी हमें समझ आ गई, इनको प्लॉट करेंगे तो ये हमने समझ लिया। सप्लाई पे हम अभी जान नहीं रहे क्योंकि सप्लाई की हमने बात ही नहीं की हुई अभी। तो अब हम आ जाते हैं जी वापस, सब वो मैंने खोला ही नहीं बुक, ये नोट्स भी वैसे दिए तो मैंने आपको, तो वो किसी टीचर के, वो नहीं देखे। वो मैं आपको ना बता दूंगा। अच्छा ये अब इसमें हमने चैप्टर 5 ये तो कवर कर लिया ना हमने, इसको यूनिट 1 हो गया हमारा, बता गया यूनिट ये चैप्टर नंबर 7 था बुक का, डिमांड सप्लाई कर्व्स। अच्छा अब इसमें हमने डिमांड सप्लाई पढ़ा है, अब एक चीज जो अभी रह गई वो मैं खत्म करूंगा उसी पे ही, ये हमने डिमांड पढ़ लिया ना, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं क्या होती है। अब एक चीज जो मैंने बात करनी है उस पे वो है प्राइस मैकेनिज्म, ये क्या होता है। स्टार्ट में मार्केट तो आपको पता है, मार्केट वो प्लेस होती है जहाँ पे बायर्स और कंज्यूमर्स इंटरेक्ट करते हैं और फिर वहां पे चीजें खरीदी और बेची जाती हैं एट अ सर्टेन प्राइस। प्राइस मैकेनिज्म क्या चीज होती है, इसको बाद में भी जान सकते हैं, लेकिन चूंकि डिमांड सप्लाई की बात हमें आगे करनी है तो इसीलिए यही कर ले तो बेहतर है। प्राइस मैकेनिज्म ये है कि ये आपका होता है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, इसका नाम प्राइस मैकेनिज्म भी है, इसका नाम मार्केट मैकेनिज्म। काम कैसे करता है और ये मतलब काम करता क्यों है, मतलब इसका क्या रोल है। रोल ये है रिसोर्स की एलोकेशन में इसका रोल है,
रिसोर्स एलोकेशन। और रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी रिसोर्स को किसी पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब अगर हम ऐसे कहते हैं कि किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है, क्यों बढ़ी है, इनकम बढ़ गई, डिमांड राइट पे चली गई, तो ऑफ कोर्स डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में हो जाएगी शॉर्टेज। आपको नहीं पता था ना बढ़ गई। जब मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी तो प्राइस को क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगी। जब प्राइस बढ़ेगी तो अब प्रोड्यूसर को सिग्नल मिल रहा है प्राइस की तरफ से कि भाई इसमें प्रॉफिट बड़ा ज्यादा है। वो तो पहले से चीजें लेके बैठे हुए हैं, बना नहीं रहे थे। अब देखा यार प्राइस बढ़ गई है, हमारी तो कॉस्ट उतनी है। तो वो क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, यानी कि सप्लाई भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है रिसोर्स एलोकेट होना शुरू हो जाएंगे उस चीज के लिए। इसी तरह अगर किसी चीज की डिमांड कम हो जाए किसी भी वजह से, तो मार्केट में सरप्लस हो जाएगा। ये है ना, ये काम कर दिया, यहाँ लग दिया सरप्लस, प्राइस आपकी गिरना शुरू हो जाएगी और सप्लाई भी आपकी गिर जाएगी। तो आपकी रिसोर्स एलोकेशन ऑटोमेटिकली वहां से निकल गई। तो जो कंज्यूमर चाह, इसका मतलब प्राइस मैकेनिज्म या मार्केट मैकेनिज्म कंज्यूमर के हिसाब से चलता है। वो जो मांग रहे होते हैं वो बनता है, जो वो नहीं मांगते वो नहीं बन रहा होता। अच्छा लेकिन अच्छा ये अब अभी अच्छा चले, आज इतना ही काफी है, फिर इसको आगे आगे कंटिन्यू करते हैं।